26वें दिल्ली पुस्तक मेला 2022 में ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मनाया साहित्य उत्सव, जो 24 दिसंबर 2022 को प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3 में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पुस्तकों का लोकार्पण, परिचर्चा और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। हर पल यहाँ जी भर जियो। परिचर्चा का विषय था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों की भूमिका। परिचर्चा का शुभारंभ करते हुए ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर एस अवस्थी ने बताया, फ्रांस की क्रांति की बात हम लोग करते हैं, वोल्टेयर, लॉक, रूसो जैसे लोग आ जाते हैं। रूस की क्रांति की बात करते हैं तो हम लोग गोर्की को याद करते हैं। तो इस रूप में जितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी लेखक का हाथ हम लोग को साफ तौर पे नजर आता है। लेखक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई निबंध लिखता है, कोई टेक्स्ट बुक लिखता है। पत्रकारिता में भी लेखक होते हैं। तो हर तरफ आपको लेखक कई प्रकार के मिल जाते हैं और समाज के अंदर लेखक की एक विशिष्ट भूमिका हुआ करती है। लेखक समाज को देखता है, समाज से लेता है और समाज को वापस देता है। माओ ने कहा था, लेखक का वही काम होता है। आमतौर पर लेखक समाज सुधारक नहीं होता, लेकिन हाँ, समाज की जो वितृष्णाएं हैं, समाज में जो आनंद है, उन सबको सबके सामने प्रकट करता है और उसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वह समाज सुधार का काम भी कर दिया करता है। और चूंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लेखकों की क्या भूमिका रही, इस पर हम लोग आज यहाँ पर परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, क्या कहिएगा आंदोलन था, वो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था। बड़ा जन आंदोलन, इतनी बड़ी सीमा पर जनता ने आंदोलन में भाग लिया कि आपको एक दूसरा उदाहरण जो है वो नहीं मिलेगा। और इसमें हम देखते हैं इस आंदोलन को संगठित करने में, उसको आगे बढ़ाने में लेखकों ने जो है वो बड़ी भूमिका अदा की है। यह भी हम लोग देखते हैं कि इनमें दो प्रकार के लेखक रहे। एक जिन्होंने व्यवस्था को समझा और उसको उजागर किया। दूसरे वो लेखक थे जिन्होंने व्यवस्था को समझा, उसको उजागर किया और उसको बदलने के लिए संघर्ष भी किया। तो पूरा जो स्वतंत्रता काल है, संघर्ष का काल है, उसमें हम इस चीज को पाते हैं। यदि हम शुरुआत करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम एकदम आ जाता है, अपने समय के बहुत बड़े लेखक, सत्याग्रह प्रकाश। और शुरू में गुजराती में लिखा, बाद में जब उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम तभी ना जा सकता है जबकि हिंदी हो, तो उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में भाषण देना शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद एक दूसरे गुजराती हमें बहुत लोकप्रिय, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वह भी जो है वो एक दूसरा नाम जो हमारे सामने है, जिन्होंने हरिजन जग इंडिया, नवजीवन अखबार निकाले, उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी उनकी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है।
हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था, जैसे उस हिंद स्वराज को उन्होंने लिखा वैसे ही वो गुजराती एडिशन जो था बैन कर दिया गया था। और मुख्य तौर पे ये गांधी जी का जो आंदोलन था उसको देखते हुए अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शीशों ने कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो तलवार निकालो। जब गांधी हिंद स्वराज प्रकाशित कर रहे थे, उनकी पुस्तक आई थी, तो उन्हीं दिनों एक और बड़ी पुस्तक आई थी, वो थी वीर सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक बड़े शोध का परिणाम थी। सावरकर ने इस पर शोध किया था, क्योंकि इसके पहले ये कहा जाता था कि 1857 में जो कुछ हुआ था वो मुख्य तौर पर गदर था, सैनिक विद्रोह था। सावरकर ने पूरा शोध किया और यह सिद्ध किया कि यह मुख्य तौर पे पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें देश की जनता ने भी भाग लिया। ये दूसरा बड़ा नाम है। इस तरह से आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जरूर पढ़िएगा। भारत की असली तस्वीर आपको इस पुस्तक में मिलेगी। पिता के पत्र पुत्री के नाम, उसमें उन्होंने फिर से पूरे विश्व के बारे में अपनी पुत्री को जो है वो जानकारी दी है और उस माध्यम से हम लोग भी जो है बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते रहे हैं। इस तरह से साहित्य में आप देखिएगा, साहित्य में एक तरफ महादेव वर्मा है, दिनकर है, जिन्होंने अपने साहित्य से लोग जनता के अंदर राष्ट्रीयता की गूंज भरी, उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता के स्वर जगाए। ये वे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में भी जो है वो काम किया। तो देखो कि आप देखिए कितनी बड़ी तादाद जो है वो ये काम कर रही है। झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा जी ने बहुत बड़ा काम किया था। उनकी जो गीत है, खासतौर पे झांसी की रानी जो है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, शायद हिंदी कविता का सबसे अधिक लोकप्रिय गीत है या कविता है। इस तरह से आप पत्रकारिता को देखिएगा, एक एक पत्रकार आए और उन्होंने जो है अपनी लेखनी से जनता के बीच में राष्ट्रीयता की भावना पड़ी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, केवल एक स्वराज का उदाहरण दूंगा। 1908 में ये प्रकाशित हुआ था और शांति नारायण भटनागर ने इसको प्रकाशित किया था। मतलब ये संपादक थे इसके। अपनी जमीन जायदाद बेचकर ये पत्र उन्होंने शुरू किया। 2.5 वर्ष तक ये पत्र निकला, 75 अंक निकले और भटनागर जी को 2 वर्ष की सजा और 500 रुपए का जुर्माना हुआ था। उसके बाद जितने संपादक आए वो 8 संपादक थे। इन 8 संपादकों को कुल मिला के 125 साल की सजा जो है वो हुई थी। यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी वो इतना अधिक घबरा गई थी। और ये 1908 की बात है। जब कोई संपादक गिरफ्तार होता था तो विज्ञापन आता था कि एक संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखे दो सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी, हर संपादकीय लिखने पर 10 वर्ष काले पानी की सजा। तो यानी कि आप देखिएगा, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, कि लेखक जो हैं वो हर तरफ छाए हुए हैं। और आज जो है हम अपने सदस्यों से और अपने वक्ताओं से, अपने अतिथियों से उनके विचार जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों की भूमिका वो किस रूप में देखते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण,
इसलिए कि अतिथि वो होता है जो बिना अतिथि के आता है, और आप सब लोगों को अतिथि के साथ बुलाया गया है, इसलिए मैंने आपके सम्मान में अतिथि सतिथि शब्द इस्तेमाल किया। गुलामी का भयावह अंधकार हम भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या थी। सभी वर्गों ने उसमें भाग लिया, युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, बच्चों के भी नाम आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा वर्ग था जिसने चुपचाप अपना काम किया और सारी दुनिया को ये बताया कि हम भी हैं जंगे आज़ादी में हिंदुस्तान की जनता के साथ। और वो वर्ग था भारतीय वैज्ञानिकों का। गुलाम हिंदुस्तान में लगभग 200 शोध कार्य संपन्न हुए, जिसमें से 40 आविष्कारों को पेटेंट भी किया गया। और ये क्यों हुआ, इसके लिए मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गीता का एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आप सब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि ज्ञान को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, हवा उसको बहाकर नहीं ले जा सकती, और किसी भी रूप में कोई भी शिल्पकार ज्ञान को कोई आकार प्रकार नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा की तरह अजर और अमर है। तो हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ज्ञान को जिस तरह से गीता के श्लोक के साथ जोड़कर देखा, उसमें उन्होंने पाया कि ज्ञान अजर अमर है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आबाजी भीसे जी का, जिन्होंने बहुत ही किशोर अवस्था में बहुत सारे शोध कार्य किए, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे वो, और उन्होंने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था भीसे टाइप, जिसकी वजह से पत्रकारिता में, प्रिंटिंग में एक बहुत बड़ी क्रांति दुनिया में देखने को मिलती है। उनके विषय में लेख लिखे गए, उनको प्रोत्साहन दिया गया, और वो जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा था कि अब मैं लौटूंगा तो किसी आविष्कार के साथ ही लौटूंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। इसी बीच इंग्लैंड की एक पत्रिका ने एक विज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भीसे जी ने भी भाग लिया और उनको पहला पुरस्कार मिला। तो तत्कालीन समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में उनके विषय में बहुत कुछ लिखा गया, और वो एक नाम आज भी सम्मान के साथ हम लेते हैं। इसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्होंने भौतिकी में काम किया। उनके विषय में विशेष रूप से एक आर्टिकल इंग्लैंड में लिखवाया गया था, ताकि पूरी दुनिया उनके विषय में जान सके। बाद में उनको भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रफुल्ल चंद्र राय एक बहुत ही जाना माना नाम, रसायन शास्त्री। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को, हिंदुस्तान के समाज को और दुनिया को ये बताया कि हम आज भी अपनी पुरातन परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो शोध कार्य किए उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम गुलाम ज़रूर हैं, लेकिन हम अछूते नहीं हैं। हमारे पास ज्ञान का आज भी भंडार है। जगदीश चंद्र बासु, जिन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान और वनस्पति में काम किया, जिन्होंने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि पौधे भी आपका प्यार समझते हैं,
और संगीत को भी वो समझते हैं। संगीत अगर आप पौधों के पास बजाएंगे तो उनकी रंगत बदल जाती है। ये सब काम हमारे समाचार पत्र उस समय कर रहे थे। समाचार पत्रों के साथ साथ किस्सा गोई भी थी, जो लोग एक दूसरे को बताते थे कि भारत के वैज्ञानिक किस तरह से दुनिया को एक नई रोशनी दे रहे हैं। मेघनाथ शाह खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने तारों की गणना के विषय में बताया सारी दुनिया को। वो भी एक चर्चित नाम है। और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं थी। अन्ना मणि नाम की केरल की एक महिला, जो बाद में मौसम विभाग में एक चिरपरिचित नाम हो गया। उन्होंने बहुत सारे काम किए और ये सारे काम आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये लोग करते रहे। आर्थिक विषमताएं थी। जो वैज्ञानिक उस समय ब्रिटिश सरकार की नौकरी में थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, अपनी प्रयोगशालाएं खोली और हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग किया और सारी दुनिया को बताया कि हमारे जो शोध कार्य हैं वो किसी से कम नहीं है। एक नाम और आता है नैनसिंग रावत जी का। उन्होंने कजाकिस्तान से लेके हिमालय की पूरी श्रृंखला का नक्शा तैयार किया था, मैप तैयार किया था और आज भी उसी का अनुसरण हम करते हैं। दो नाम और हमें मिलते हैं एक मैगजीन में, जो उस समय की भारतीय पुलिस में अधिकारी थे। एक आर्टिकल था द फॉरगॉटन पायोनियर ऑफ फिंगरप्रिंट साइंस। उसमें दो भारतीय लेखकों के नाम आते हैं। अपराध की दुनिया में अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए उसके विषय में काम किया और उनको बाद में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने तो उनको सम्मानित नहीं किया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया। एक नाम और हमें मिलता है हिमालय के संदर्भ में राधानाथ श्रीधर जी का, जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई बताई थी। बाद में वो दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने उसको माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया, लेकिन ये काम एक हिंदुस्तानी का था और ये सारी चीज़ें तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सतीश चंद्र दास गुप्ता गांधी जी के काफी निकट थे और गांधी जी ये चाहते थे कि चरखे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए, उसको वैज्ञानिक रूप दिया जाए। उसके लिए उस समय 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, लेकिन वो शायद कोई जीत नहीं पाया। लेकिन सतीश चंद्र बोस जी ने उस पर काम किया और जो आज हमें चरखा मिलता है वो उन्हीं की देन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों ने गुलामी के दौरान सीमित साधनों में अपने पैसे लगाकर शोध कार्य किए, संपन्नता दिखाई और अंग्रेजों को ये बताया कि हम गुलाम जरूर हैं, लेकिन हम अक्षम नहीं हैं, हम सक्षम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिकों के द्वारा जलाया गया चिराग अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाए। धन्यवाद। विज्ञान का उतना ही महत्व है हमारे जीवन में जितने और दूसरे समाजशास्त्र है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन से वैज्ञानिक कार्यरत रहे, सक्रिय रहे, उनके बारे में जानकारी जो है डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी हमको दी। हाँ, डॉक्टर यशस आगरा से आए हैं। आगरा से और कौन कौन है? बधू जी एक तो आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौसम के अंदर आप लोग आए हैं तो कुछ लोग मुझे पता चला कि रुक गए कहीं पर, चले थे वहाँ पर, वहाँ से और शायद पहुँच नहीं पाए, कुछ ऐसा हुआ। तो चलिए मैं
सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि आपने इतनी परेशानियाँ झेली और उसके बावजूद आप यहाँ पर आए। तो मैं कह रहा था कि लेखक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई निबंध लिखता है, कोई टेक्स्ट बुक लिखता है। पत्रकारिता में भी लेखक होते हैं। तो हर तरफ आपको लेखक कई प्रकार के मिल जाते हैं और समाज के अंदर लेखक की एक विशिष्ट भूमिका हुआ करती है। लेखक समाज को देखता है, समाज से लेता है और समाज को वापस देता है। माओ ने कहा था लेखक का वही काम होता है। आमतौर पर लेखक समाज सुधारक नहीं होता, लेकिन हाँ, समाज की जो वितरणाएं हैं, समाज में जो आनंद है, उन सबको सबके सामने प्रकट करता है और उसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वह समाज सुधार का काम भी कर दिया करता है। श्री अनिल शर्मा जोशी से प्रार्थना करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आज की सभा के माननीय अध्यक्ष और जिनका मार्गदर्शन मुझे पिछले 4 दशकों से मिलता रहा है, ऐसे आदरणीय श्याम सिंह शशि जी, दिल्ली में भाषाई और साहित्यिक विचार, अभियान और दृष्टि को निरंतर मार्गदर्शन कर रहे डॉक्टर जीता जी, आज की सभा के आयोजक अवस्थी जी, मेरे सामने बैठे हुए बहुत महत्वपूर्ण विद्वान की बहुत सारी वस्तुओं का हमने साध्यात्मक हुआ। साहित्य की साधना में मैं एक बार आप सभी से कहूँगा कि जितनी भी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, उन सभी लेखकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं कहते हैं संस्थान में उपाध्यक्ष के रूप में मेरे पास दायित्व है, तो इसलिए मधु जी की पुस्तक जो है आगरा की सुंदर विरासत में परसों आगरा में था, तो मुझे देखने का भी मौका मिला और बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है कि जैसे मैंने उस पुस्तक को देखा तो मैंने भगत सिंह का नाम देखा, तो भगत सिंह और आगरा ये तो बात समझ नहीं आई। तो मैंने उसको देखा तो पता चला कि भगत सिंह ने जो जिसको हम लाहौर 500 सीनियर्स कहते हैं, उसकी सारी तैयारी आगरा में की। तो वो स्थान है जहाँ पर भगत सिंह बम चलाने का प्रयास है, ये उन्होंने बताया। महत्वपूर्ण तथ्य हम सब लोगों के सामने लेकर आए हैं और बाकी सभी जो लेखक हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ। जो आज का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, स्वतंत्रता आंदोलन में लेखकों का योगदान। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का योगदान हो रहा था और फिर कुछ लेखकों ने भी अपना योगदान किया। और माफ कीजिए, भारतीय लेखन का जो इतिहास हमें बताया गया है वो यही है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया और उसमें लेखकों ने भी अपनी तरफ से योगदान किया। और सच्चाई ये है कि ये सच्चाई नहीं है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का अगर पिछले 1000 वर्षों का इतिहास उठाया जाए तो आप ये कहेंगे कि वर्ष 1900 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है, ऐसा इस देश में कभी इतनी बड़ी करवट इस देश में कभी नहीं। चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो दलित था। आप में से कितने लोगों को पता होगा कि जिस समय भगत सिंह ने बम फेंका था पार्लियामेंट में, उस समय मजदूरों को लेकर एक बिल पेश किया जा रहा था। कोई स्वतंत्रता संग्राम पर कोई बिल नहीं था। महात्मा गांधी के सारे आंदोलन हम देखते हैं कि 1915 के बाद वो भारत में आते हैं और लगातार पूरा देश एक तरीके से वो जागरूक करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं लेखक की या साहित्य की या इसकी भूमिका की, इसका पुनर्विचार करें। तो हम अपने कवियों का क्या मूल्यांकन कर रहे हैं?
भर में आग लगी हो और निराला जैसा पैशनेट दीवाना पागल व्यक्ति जो है वो प्रेम की करता है। आज अगर आप कहें कि हमारा लेखक जो है वो किन प्रवृत्तियों से प्रेरित उस समय हो सकता था या हो रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन तो हमें दिखाई देता है। किसी की स्वतंत्रता की कविता अभी लोगों ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको कहा गया कि वो एक भारतीय। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने कहा कि ये राष्ट्रकवि। तो सीधा सीधा स्वतंत्रता पर लिखने वाले लोग हुए। उसी तरह से ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने देश के इतिहास से, अपने देश के अतीत से, अपने देश के ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से, रामायण से, महाभारत से प्रेरणा ली और उसको अपने समय में नए तरीके से 1918 में महात्मा गांधी इंदौर के अंदर कहते हैं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा, यानी कि भाषा की वो संकल्पना जो 20 साल पहले तक नहीं थी। मैथिली शरण गुप्त की परिभाषा में लिख रहे थे। तो सरस्वती पत्रिका और महाभारत, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इन सब लेखकों ने मिलकर ऐसी भाषा का निर्माण किया, ऐसी भाषा में इस पूरे देश को जोड़ा जो इस देश की स्वतंत्रता की भाषा। 20 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। जब हम इस देश के बड़े लेखकों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये छायावादी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने साहित्य के इतिहास पर विचार करना होगा। मैं जो पढ़ता हूं साहित्य का इतिहास, जो 1900 से लेकर 1940 तक का देश का सबसे ज्यादा चटपटाता इतिहास है, जिसमें बंगाल विभाजन भी है, जिसमें जलियांवाला बाग भी है, जिसमें असहयोग आंदोलन भी है, जिसमें सविनय सत्याग्रह भी है, जिसमें भारत छोड़ो भी है, उसका जिक्र इतिहास में नहीं है। हमारे कवि छायावादी कविताएं लिख रहे थे, रोमांटिक कविताएं लिख रहे थे पश्चिम से सीखकर। अगर ऐसा ही लिख रहे थे तो फिर निराला जो है, हम राम की शक्ति पूजा क्यों पढ़ रहे हैं? निराला कहते हैं कि बहुत कर ली लक्ष्मी की पूजा, बहुत कर ली सरस्वती की पूजा, शक्ति की पूजा करो। छायावाद के एक स्तंभ निराला की जो प्रमुख कविता है उसका मैंने उल्लेख किया। दूसरे स्तंभ कौन है? जयशंकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि छायावाद उन्होंने प्रारंभ किया। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि जब हम अपने पुनर्जागरण का काल आता है तो हम अपने इतिहास, अपने अतीत को पकड़ते हैं, अपने रिश्तों को पकड़ते हैं, उनको उनकी पुनर्व्याख्या करते हैं। रामायण की पुनर्व्याख्या हम दोबारा से मनु, वीरा, श्रद्धा लेकर एक सृष्टि का क्या प्रारंभ हुआ और कैसे ये हम कहां थे और कहां चले गए उसके ऊपर विचार करता है। और अगर उनके गद्य पर चले, अब आप लोग जरा विशेष रूप से विचार कीजिए कि उन्होंने क्या सोचा कि इस देश को किस चीज की जरूरत है। लेकिन हम से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे अतीत से जुड़े हुए सबसे ज्यादा नाटक जयशंकर प्रसाद और क्यों लिखे। मैं ब्रिटेन में भी रहने का मुझे मौका मिला है, इसलिए कि शेक्सपियर ने जो लिखा उसमें उन्होंने पूरी रोमन सिविलाइजेशन में जो स्टार्स थे, जो बड़े लोग थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, उन सभी लोगों को उन्होंने उनके ऊपर नाटक किया। वही काम तो जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने शेक्सपियर से क्यों लिया और उसके बाद चंद्रगुप्त सामने क्या क्या नाटक लिखे हो। भारतीय इतिहास का अगर सम्यक मूल्यांकन रचनात्मक तरीके से हो सकता है तो वो जयशंकर प्रसाद की करता है। जयशंकर प्रसाद की जो नाम अगर उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे पहले उनकी भूमिका बड़ी लंबी भूमिका वो लिखते हैं और वो उस भूमिका में लिखते हैं कि ये जो दर्शन है जिसको हमने कहा कि भाई ये तो मतलब जगत मिथ्या, ये जग तो झूठा है। जयशंकर प्रसाद ने आनंद के दर्शन को स्थापित किया कि हम तो भारतीय आनंद में निकले हैं, हमारा तो बहुत उत्सव है। आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, कुछ तो कुछ आप देखेंगे जितने उत्सव भारत में उतने उत्सव दुनिया में नहीं। भारतीय विचार और
दर्शन को एक ठीक परिप्रेक्ष्य में रखने का सबसे बड़ा काम अगर किया है तो जयशंकर का। मित्रों, जब आप पंत जी को पढ़ेंगे, आज आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति से जो तारतम्यता है, ये पंत जी ने क्या पश्चिम से सीखी थी। उत्तराखंड के अंदर पैदा हुए थे, उनका आज भी स्थान को कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। प्रकृति के जितनी सुंदर कल्पना और जितने सुंदर चित्रण पंत जी ने किया है, और मैं काला कांकर गया था उनके स्थान के ऊपर, तो काला कांकर के राजा ने उनको कहा था कि आप यहाँ पर हमारा प्रेस का काम करिए, तो वो राजा करने नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इससे दूर किसी गांव में मेरा कोई स्थान बना दो, और वो नक्षत्र करके एक उनका बड़ा सुंदर कमरा था, वो बनाया गया जहाँ से नदी भी नीचे जाती थी, और वहीं पर उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो उन्होंने लिखी। तो 50 के बाद का समय, इसको क्या कहा जाए साहित्य में, कहते हैं मोह भंग का इतिहास, मोह भंग का समय। मित्रों, जो देश सैकड़ों सालों तक गुलाम हुआ है, वो आजाद होता है और 3 साल में मोह भंग। कोई बात उसको स्थापित नहीं करती, परंतु ये जो हमारे दिमाग में ये जो साहित्य का इतिहास लिखा गया, ये जो साहित्य का वर्गीकरण किया गया, ये जो साहित्य की व्याख्या की गई, उसमें मैं समझता हूँ कि जो स्वतंत्र चेतना वाली कविता, स्वतंत्र चेतना वाला लेखक, जो स्वतंत्र चेतना वाली जो राष्ट्रीयता की कविता, चाहे वो जिंद्र हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे वो निराला हो, ऐसे शब्द हो, क्या प्रसाद स्नेही हो, माखनलाल चतुर्वेदी। एक कॉलेज में मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा कि आपसे अगर किसी से कहा जाए कि बहुत अच्छी कविता सुनाओ राष्ट्रीयता हो, इसमें देश को क्या, आप कहेंगे 4 दिन तक लिखे 100 साल हो गए या उससे भी ज्यादा। तो क्या उसके बाद कवि होने बंद हो गए? क्या कवियों की प्रतिभा, क्या ये विषय उनके पास नहीं था? कवियों, आप राष्ट्रीयता पर कविता लिख दीजिए, वो कविता दाएं तरफ बढ़ती जाएगी कि ठीक है, और वो बताओ, अच्छा आगे बताओ। अंतरराष्ट्रीयता एक मूल्य के रूप में स्थापित। मित्रों, आजादी की सारी लड़ाई भारतीय भाषाओं में की है। आपको पता स्टेट्समैन किसने स्थापित किया था? आपको पता टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखता था? आपको पता हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता था? हमारा देश का जो बौद्धिक वर्ग है, उसका माइंडसेट बनाने का काम यह अखबार करता है। और आजादी की लड़ाई करने वाले कैसे थे? प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। अंग्रेजों को लगा कि ये तो बहुत अखबार चलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, 1000 रुपया जुर्माना हो, उस समय में 1000 रुपया। तो ये किया गया कि उन्होंने कानपुर से पैसा इकट्ठा किया, पता लगा कि हाँ 1000 दिया जा सकता है, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, इसको 2000 ले। फिर 2000 रुपए क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जिससे कि ये प्रेस बंद हो गए। अभी बता रहे थे अवस्थी जी बहुत सुंदर, उन्होंने स्वराज्य पत्रिका की बात की। हमें से कितने लोगों को पता है कि स्वराज्य पत्रिका जो प्रयास से निकलती है, उसके संपादक को नहीं, काला पानी जाना पड़ा। आप लेखक में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन दे दिया, काला पानी एक दिन अपनी रह सकते हैं। लोग कहते होंगे कि सावरकर जो है वो ऐसे माफीनामा देकर छूट गए। जरा एक दिन मैं अंडमान होकर आया, काला पानी की जरा सजा क्या होती है, जिसको पता हो कि अगर 8 घंटे कोलू की तरह बैल की जगह चलाया जाएगा तो उसके बाद एक आदमी की क्या हालत। स्वराज्य के संपादकों को सबको काला पानी देना। हमारे देश में स्वतंत्रता की असली लड़ाई भारतीय भाषाओं में, और वो भी हिंदी में लिखी गई। हमारे देश के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन युगों की हम बात करते हैं, हमारे प्रसाद द्विवेदी युग या छायावादी युग, मैं समझता हूँ कि वो राष्ट्र स्वतंत्रवादी चेतना, राष्ट्रीय चेतना
और हमारी सांस्कृतिक चेतना है, जिसको उस तरह से रेखांकित नहीं किया गया। आज की ये गोष्ठी इस नाते महत्वपूर्ण है कि हम भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करें, अपने इतिहास का, अपने अतीत का, अपने लेखन की पुनर्व्याख्या करें, और यदि हम अपने आप को ठीक तरह से समझेंगे तो हमारा भविष्य भी फिर हमें ठीक दिशा दे सकेगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि स्वतंत्रता संग्राम की जो पूरी लड़ाई है मुख्य तौर पे भारतीय भाषाओं के माध्यम से हुई, और उसमें हिंदी की एक उल्लेखनीय भूमिका थी, और इस उल्लेखनीय भूमिका के लिए हिंदी को पुरस्कार भी मिला। अंततः हम लोग जो हैं उसको राजभाषा के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया। हालांकि राजभाषा बनाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी संविधान सभा के अंदर। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम की संघर्ष की, और इसी तरह से आज जो है वह पूरे देश में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, उसका प्रचार बहुत हुआ है, और शायद एक समय आएगा जबकि हिंदी जो है वास्तव में राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा बन जाएगी। हालांकि राजभाषा नाम के कोई एक उपाधि नहीं हुआ करती है, लेकिन जब उसको पूरा देश बोलता है तो हम उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अमेरिका की राजभाषा इंग्लिश है, इंग्लैंड की राजभाषा इंग्लिश है, लेकिन कानून में कई बार ऐसा नहीं लिखा। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर गीतराम भट्ट जी को। नमस्कार। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस चर्चा में अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी जी, और इसके संयोजक और हिंदी एकेडमी दिल्ली के कार्यकारिणी और संचालन समिति के सदस्य प्रोफेसर एस अवस्थी जी, और समक्ष उपस्थित वरिष्ठ श्रद्धेय आदरणीय सभी साहित्यकार बंधु, मैं अपनी बात से अनिल जोशी जी, शर्मा जी की बात से आगे बढ़ाऊंगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लेखकों की भूमिका के क्रम में, इस श्रृंखला में जो योगदान भारतीय भाषाओं का रहा, भारतीय भाषाओं के लेखकों का रहा, कवियों का रहा, चिंतकों का रहा, उसमें मुझे अपनी लोक भाषा का एक गीत याद आता है, और मैंने बहुत कोशिश की कि उसका जो कवि जो है वो मुझे पकड़ में आए, मतलब उसका नाम आए, क्योंकि आजादी के पहले के जो कवि हुए हैं वो कवि गुमनाम भी लिखते हैं। तो उसमें मेरा एक गीत आता है, यो हमारी मातृभूमि, यो हमारी जन्मभूमि, वो भैया रक्षित करने लायक की हिल मिली। ये मैं मेरे पास दिल्ली में गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी है, तो उस संबंध में मेरा शोध और अनुसंधान चलता रहता है। तो मुझे पता चला कि ये गीत जो है स्वतंत्रता से पहले का गीत है। तो ऐसे जो कवि लेखक जो हुए हैं, जो गुमनाम रहे और जिन्होंने लिखा, ऐसे भाषा हमारी भारतीय भाषाओं के कवि लेखक जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो अभी प्रेरणात्मक कार्य किए, उन सबको नमन करते हुए मैं आपका ध्यान उस लेखक और उस कवि की ओर देना चाहता हूं कि जिसकी पुस्तक को लेकर के महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, और वो थे महर्षि व्यास। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, इसको भी तो माना जाएगा ना कि स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भी भूमिका रही है।
और बाल गंगाधर तिलक ने उसकी व्याख्या नए आयाम के साथ, नए नए संदर्भों के साथ उसकी व्याख्या। और वो छाया जो आई, वो आई वैदिक मंत्र जो है, माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा, अथर्ववेद का मंत्र है, भूमि सूक्त है, कि जिसमें भूमि को माता कहा गया और अपने को पुत्र रूप में उसको, तो जब माता माना जाएगा, पुत्र का जो कर्तव्य होता है, अगर वो पराधीन है तो उसको मुक्त करने के लिए, उसको स्वाधीन करने के लिए प्रवृत्त होगा। ये भाव जो है ये जगाया गया और एक श्लोक चलता है, उसको बताया जाता है मगर रामायण का नहीं है। अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्णादिति, ये आपने सुना होगा सब। ये रामायण का नहीं है, ये किसी गुमनाम लेखक का, ये किसी गुमनाम कवि का है जो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में छोड़ दिया गया। इस तरह के अनेक जो गीत हैं, अनेक श्लोक हैं, अनेक काव्य हैं, अनेक कविताएं हैं, अनेक आलेख हैं, ये ऐसे हमारे गुमनाम लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा गाए गए, जिनका की नाम नहीं है, और उन्हीं का नाम हम आगे लेते हैं जो साहित्य में कहीं कलमबद्ध हुए, कहीं उनका अभिलेख जो है उनके लिखे गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं के साथ, जैसे कि अभी श्री अमित जोशी जी ने, शर्मा जी ने बताया कि भारतीय भाषाओं की जो आगे यात्रा चली और उस यात्रा को फिर खड़ी बोली के रूप में आगे उसको पहचान मिली। वंदे मातरम जो है, आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि वंदे मातरम जो है, भले उसकी पहली पंक्तियां संस्कृत की लगती है मगर वो बंगला भाषा, पूरा वंदे मातरम गीत जो है वह बंगला। इसी तरह से गुजराती में, हरियाणी में, पहाड़ी भाषाओं में, कश्मीरी में, डोगरी में, मैथिली में, भोजपुरी में सब कुछ लिखा जाता है। हम सब ने वो बीजारोपण किया स्वतंत्रता का, आजादी का, और तब जाकर के वो हमारी जो राष्ट्रभाषा जो बन नहीं पाई, राजभाषा हमारी हिंदी, वो प्रतिष्ठित हुई और हम सब आजाद उसी के माध्यम से। आज भले हम संघर्ष कर रहे हैं कि वो राष्ट्रभाषा बने, इसमें भी कहीं उसी मानसिकता का प्रभाव है कि वो राष्ट्रभाषा के गौरव को नहीं प्राप्त हो रही है, वो अलग बात है। हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। यहाँ मैं बात, जहां से मैंने बात उठाई थी कि श्रीमद् भगवत गीता की जो छाया उस लेखन पे भी पड़ी, राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के ऊपर, और आंदोलन में भी पड़ी, अहिंसा पर जो आंदोलन चला, और धर्म युद्ध को, अधिकार को परिभाषित करने में पड़ी। जिस धर्म युद्ध को भारत के पराधीनता का कारण माना जाता है, वही धर्म युद्ध भगवत गीता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत पराधीन इसलिए हुआ कि भारत के राजा धर्म युद्ध लड़ते थे। धर्म युद्ध में क्या होता है कि महिलाओं पे आक्रमण नहीं होता है, बच्चों पे आक्रमण नहीं होता है, बूढ़ों पे आक्रमण नहीं होता है, रात को आक्रमण नहीं होता है, सूर्योदय से पहले आक्रमण नहीं होते हैं, सूर्यास्त के बाद आक्रमण नहीं होते हैं, बीमार हो गया उस पर आक्रमण नहीं होता, शस्त्रहीन पे आक्रमण नहीं होता। तो ये जो वो हमारा जो धर्म युद्ध था, जिसके कारण हम हारे, चाहे हम 5वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, जब आक्रमण हुए, हमारा जो धर्म युद्ध था, हमारी जो गीता थी, हमारा जो राम रावण का जो युद्ध हम वर्णित करते हैं, वो जो हमारी नीतियां थी, उसके कारण हम हारे थे, क्योंकि हम उस संहिता से बंधे हुए।
किंतु जैसे जैसे आक्रमण हुए, जैसे जैसे हम ठगे गए, जैसे जैसे हमको लूटा गया, हमने बहुत कुछ सीखा। और उस सीख के बीच एक दौर जब ऐसा आया कि पूरे भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों ने जो अलग अलग हारे हुए राजा थे, उन राजाओं को भी ठग करके परास्त करके और अंग्रेजी शासन किया। फिर उस काल में फिर गीता ने हमको वही जिस धर्म युद्ध के कारण हम हारे थे, उसी धर्म युद्ध को बताने वाली श्रीमद् भगवद गीता ने हमें हमारे जो धर्म युद्ध के यानी युद्ध के जो हमारे अधिकार है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यदि बंधु को भी दंड देना, ये धर्म। अगर आप कहीं कोई आपके साथ थे, हमारे कई लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, कई लोग भीतरघात कर रहे थे, कई अपना भाई जो है मिल जाता था, तो वो सब बताने वाली गीता थी। तो गीता ने भी हमारे आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने लेखन से, अपने नीतियों से हमें शिक्षा दी और हम स्वतंत्रता संग्राम में विजयी हुए, स्वतंत्र हुए और हमने स्वतंत्रता पाई। तो 2 मिनट के लिए दोनों जो हमारे आज के अतिथि थे, वक्ता थे, उनको धन्यवाद करें। डॉक्टर श्याम सिंह शर्जी हमारे अध्यक्ष। नमस्कार। केवल 2 या 3 मिनट लूंगा और हमारे यहाँ से 2 उन्हें मुख्य अतिथि कहें, प्रमुख अतिथि कहें, विशिष्ट अतिथि कहें, जूरी कहें, मैं उनको हृदय से आज अभिनंदन करता हूँ, आपको सम्मानित करता हूँ। माननीय अतिथियों को स्नेह देकर के और मेरे से छोटे हैं, अब से आशीर्वाद भी कह लीजिए, शुभकामनाएं भी कह लीजिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें सुधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें इस देश का प्यार नहीं। जब सब लोग रोमांटिज्म की बात कर रहे थे, तब निराला ने वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पद पर ये बात कहने की हिम्मत की थी और उनको इसका बड़ा विरोध भी करना पड़ा। इसी तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में भी जिन कवियों ने हमारे देश को जगाया, राम प्रसाद बिस्मिल ने जब रोमानी गजल लिखी जा रही थी, तब भी उन्होंने लिखा, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गजल एक राष्ट्रीय चेतना की गजल बन के रह गई और इसको गा करके पढ़ करके हमारे तमाम शहीद सरदार भगत सिंह भी गए, इसको बहुत ही पसंद करते थे। इसी तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत शर्मा नवीन जो कानपुर के कवि थे, लेकिन वो राष्ट्रीय चेतना के बहुत ही विख्यात रचना करते, उन्होंने भी जो है कुछ ऐसे काम सुनाते जग में उथल पुथल मचाए। ये उथल पुथल मचाने की भावना कवियों में होनी चाहिए। लिखित साहित्य हमारा लोक साहित्य, वो आज हमसे लुप्त प्राय श्रेणी में आ चुका है। लेकिन इस जो लोक साहित्य था, लोकगीतों के रूप में, लोक गाथाओं के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में या लोक कथाओं के रूप में, उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस स्वाधीनता संग्राम के इसमें जो आजादी प्राप्त कर रहे थे। किंतु उस समय आप देखिएगा, उस समय हमारी जो साक्षरता दर उसमें से 8% थी जब हम आजाद नहीं था। तो कहाँ कितने लोग पढ़ते थे, कितने लोग लिखते थे, कितने लिखने वाले थे, कितने पढ़ने उसको करने वाले थे। तो हमारा जो अलिखित साहित्य जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं, वह ही हम लोगों के बीच में था। हमारी जो दादी नानी फूफी, वो सब लोग लोकगीत घर में बैठ के गाती थी। हमारे जो बुजुर्ग दादा नाना को गाते थे, चाहे वो लोक कथाओं के माध्यम से या लोक गाथाओं के माध्यम से जो गाते थे,
उन्होंने उस राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की जो बलवेदी थी उसको और प्रज्वलित किया। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है कि हम भारत की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से क्या हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती जो और देशों में जुड़ी हुई हैं? क्या हम अपने देश तक नहीं कहना चाहते हैं? क्या आज़ादी का जज्बा क्या केवल एक देश तक सीमित रहता है कि नहीं? क्या आज़ादी की लड़ाई कभी एक दौर में खत्म हो जाती है? आप याद कीजिए, लैटिन अमेरिका को देखिए, तो जरा नजर दोहराइए। पिछले 500 वर्षों का इतिहास इसी आज़ादी की लड़ाई का और क्रांतियों का और प्रतिक्रांतियों का दौर है। पूरे अफ्रीका पर नजर डालिए, 300-400 वर्षों का जो दौर है वो गुलामी का दौर है। एशिया पर नजर डाल दीजिए, 300-400 वर्षों का दौर जो है वो गुलामी का दौर है। कई देशों में ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि जहां नाजीवाद का जन्म हो गया, फासीवाद का जन्म हो गया, विश्व युद्ध का कारण बन गया, और उसके बाद उन देशों को उभरने में, फिर से आज़ादी हासिल करने में दशाब्दियां लग गई। और ये भी एक विरोधाभास हो सकता है कि इन परिस्थितियों के पीछे भी लेखक भी रहे और दार्शनिक भी रहे। नीचे के सुपरमैन को याद कर लीजिए, उसका विश्लेषण करेंगे तो वो कहाँ लेके जाता है? वो फांसीवाद की तरफ ले जाता है, एक ऐसे केंद्रीय सत्ता की तरफ ले जाता है जो आतंकी सत्ता हो जाती है, फिर उसके लिए उससे आज़ादी की मांग होती है। भाषा और संस्कृति दोनों का ऐसा पूरक संबंध है, यानी कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नागेश्वर राव बहुत ही विद्वान व्यक्ति, वो पहले उत्तराखंड में वाइस चांसलर थे, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी उसमें अब चांसलर थे। फिर आपने आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान जिनके उपाध्यक्ष हमारे साथ थे आए, उसके भी ये एडिशनल चार्ज उनके पास रहा है। आप प्रोफेसर रहे हैं जेएनयू में, फैकल्टी बैचलर ऑफ स्टडीज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में आपने 13 वर्ष काटे। He has been fellow of learning कनाडा, स्कॉटलैंड, और फिर खास बात 2018 में इन्हें नेहरू लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। अपने लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक लेखक रहा और लिखता अभी भी रहता हूँ। इग्नू, जैसा कि आप जानते हैं, जन का विश्वविद्यालय है। 35 लाख वर्तमान में बच्चे हैं और 38 लाख बच्चे पास आउट हो चुके हैं। बच्चे क्या, पूरी दुनिया है। ये उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाती है जहाँ शिक्षा की लौ अभी जग रही है। उच्च शिक्षा में लगभग सभी विषयों पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है।